नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, यूपी एपीओ की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 50 नंबर का जीएस आएगा और 50 नंबर के जीएस में सबसे बड़ा वेटेज हिस्ट्री का है, जिसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। जैसा आप लोग जानते हैं, इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो इसी मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेट 8 नंबर का पूछा जाएगा और ये जो आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है, यहाँ से इन तीनों को मिला के 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल 16 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अगर हम लोग इसको कवर कर लें तो 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स को कवर कर लें 10 नंबर के, तो एटलीस्ट 50% हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, दो ही चीज़ को पढ़ के, करंट अफेयर और हिस्ट्री को पढ़ के। तो इस वीडियो में मैं आपको एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कल मैं आपको मिडिवल इंडिया के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपने चैनल पे इतिहास को इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसको सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हम जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत होते हैं, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। साहित्यिक स्रोत हैं, यानी लिटरेरी सोर्सेज है। और विदेशी यात्रियों का विवरण, जो अपने इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर आए, जैसे फाहियान है, वेनसांग है। मेगास्थनीज इंडिया में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी एक। उसके अलावा आपका इत्सिंग है, मातावलिन है, चाउजुकुआ है। तो ये सब इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। तो यहाँ से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है ना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्रम पूछता है कि पहले फाहियान आया कि पहले वेनसांग आया, कौन पहले आया। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, पर इक्का दुक्का सवाल आते हैं। इसको आप पेपर से 2 या 3 दिन पहले पढ़ना, तो आपको ध्यान बना रहेगा। इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक यार्ड कहाँ मिला, तो डॉक यार्ड मिला आपका लोथल में। कालीबंगा में क्या मिला, है ना। नहाने का जो वॉशरूम होता था वो किस जगह से प्राप्त हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पेपर से 2 या 3 दिन पहले पढ़ोगे तो याद बनी रहेंगी। फिर आपका वैदिक सभ्यता है, वैदिक सिविलाइजेशन। अब इसमें आपको पता है कि 4 वेदास होते हैं अपने यहाँ पे सनातन धर्म में: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन से वेद का क्या काम है, जैसे यज्ञ संबंधी जो प्रक्रिया है वो यजुर्वेद में बताई गई। संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना और औषधि यानी मेडिसिन के बारे में बताया गया है। और जो धार्मिक कर्मकांड है वो ऋग्वेद के अंदर बताए गए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसी वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर आपको पुराण के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया में मतलब अपने सनातन धर्म में कितने पुराण हैं। जैसे 18 पुराण हैं, 6 वेदांग हैं, 16 संस्कार हैं। उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 6 BC। इसमें आपको बुद्धिज़्म पढ़ना है, जैनिज़्म पढ़ना है, वैष्णविज़्म पढ़ना है, शैविज़्म पढ़ना है। देखो, वैष्णविज़्म और शैविज़्म से कभी कभी कद का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये बुद्ध और जैन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको बुद्धिज़्म के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। देखो, मेरे पास कुछ टॉपिक्स लिख के रखे हैं बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के। मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड अगर कोई बुक है या कोई शब्द है तो पूछते हैं। जैसे कोई आपको शब्द दे देंगे, जैसे मान लो आपको दे दिया अगंतुर निकाय, तो अब अगंतुर निकाय आपको बताना है कि ये जैनिज़्म से रिलेटेड है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो अगंतुर निकाय है आपका जैनिज़्म से, है ना। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो मेरे पास एक लिस्ट लिखी रखी है, जैनिज़्म की अलग और बुद्धिज़्म की अलग, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद देखो, महाजनपदों का उदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 16 महाजनपद थे, तो ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे मगध एक महाजनपद था, ठीक है, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ऐसे ही जैसे एक था अंग की राजधानी चंपा। ऐसे ही वैशाली था, लिच्छवी, है ना। इन दिल्ली को क्या कहते थे, इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी क्या थी इंद्रप्रस्थ की, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ऐसे ही एक राजस्थान में था मत्स्य राजस्थान में ही था, उसकी राजधानी विराटनगर। तो इस तरीके से आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी PCS के हिसाब से। ठीक है, तो एपीओ में पूछा जाता है, कुछ नहीं, आपको महाजनपद दे देगा और दूसरी तरफ राजधानी दे देगा। फिर उसके बाद अब देखो, ये मगध राज्य का उत्कर्ष पूछा गया है। ठीक है,
तो इसमें आपको सबसे पहला जो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो हर्ण्यक वंश से पढ़ते हैं। तो इसका जो संस्थापक था वो था राजा बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। हमें इसमें बस छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। जैसे हर्ण्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। इसके लड़के का नाम था अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु ने अपने बाप की हत्या कर दी, यानी बिम्बिसार को मार दिया, खुद गद्दी पे बैठ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में पहला ऐसा कौन सा राजा है जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा? तो अजातशत्रु उसका उत्तर हो जाएगा। इसी अजातशत्रु के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी पहली बुद्ध संगति इसी अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपको कोई भी बुक आप हिस्ट्री की रेफर कर रहे होगे वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है। फिर शिशुनाग वंश आया। उसके शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग था। तो ये जो वंश है ना, इनका संस्थापक कौन था और इनका लास्ट रूलर कौन था, है ना, आखिरी शासक कौन था, ये आप याद कर लेना, पेपर में आते हैं। जैसे शिशुनाग वंश का संस्थापक था खुद शिशुनाग, और इसका लास्ट रूलर जो था वो था महानंदी। ठीक। नंद वंश का महापद्मनंद संस्थापक था, और लास्ट शासक कौन था? धनानंद। ठीक है, घनानंद था, धनानंद नाम था उसका, है ना। फिर मौर्य आ गए। तो मौर्य का तो आपको पता है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसका लास्ट शासक था भद्रथ। तो इसी तरीके से आप पढ़ते चले जाओगे। फिर जिस समय नंद रूल कर रहे थे, नंद का जब शासन चल रहा था, उसी समय विदेशी आक्रमण हुआ था भारत के समय में, यूनानियों का, अलेक्जेंडर का, है ना, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और उसके बाद ये जैसे शुंग वंश है, कन्व वंश है, सातवाहन है, ये मौर्योत्तर काल के अंदर आते हैं, तो इनको भी पढ़ना है। जैसे शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, कन्व का था वासुदेव कन्वा, और कन्वा का लास्ट रूलर कौन था? सुशर्मन। ऐसे ही सातवाहन वंश, ये आंध्र प्रदेश का है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, यहाँ से सवाल लगभग आता ही है। ठीक है। उसके बाद आपको विदेशी आक्रमण पढ़ना है। देखो मैंने आपको बताया ना, विदेशी आक्रमण नंद वंश के समय पे हुआ था यूनानियों का। ऐसी यूनानियों से पहले जो सबसे पहला आक्रमण हुआ है विदेशियों का, वो है हकामनी आक्रमण, यानी पारसिक साम्राज्य का। ठीक है। यहाँ के ईरान, मतलब साइरस नाम था इसका, साइरस बोलते थे, उसका आक्रमण हुआ था ईरान के साइरस महान का। उसके बाद दारा द्वितीय ने आक्रमण किया, उसने कुछ हिस्से को जीत लिया था, और वो इसी साम्राज्य का था, हकामनी का। उसके बाद ये अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ। इस समय मगध की गद्दी पे बैठा हुआ था धनानंद, है ना। तो ये लोग मगध की तरफ आने से इन लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। उसके बाद जो ये नीचे वाले आक्रमण लिखे हैं, जैसे इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव है, कुषाण है, ये आपके हुए हैं सातवाहन वंश के बाद के। ठीक है, मतलब मौर्योत्तर काल के समय पे ये आक्रमण हुए हैं, जिसमें आपका इंडो ग्रीक, शक और आपका पहलव यानी हिंद पार्थियन और कुषाण। इसमें आप कुषाण को अच्छे से पढ़ लेना, कुषाण से सवाल आता है। जैसे इसका संस्थापक था कुजुल कड़विजस, फिर उसके बाद बिम कड़विजस, और कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था कनिष्क। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना फिर ये मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, यानी पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है। फिर आपको पढ़ना क्या है? फिर आपको पढ़ना है संगम युग। इसमें आपको चेर, चोल, पांड्या। अब बेसिकली इसमें बहुत डीप नहीं पढ़ना है, इनकी राजधानी पढ़ लेनी है, चेर की, चोल की और पांड्या की। जैसे पांड्या की मदुरई थी, क्या थी? मदुरई। चोल की आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। उसके बाद अब देखो संगम पीरियड में ना 3 संगम हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसके समय में हुए थे? उस समय उसका प्रेसिडेंट कौन था उस संगम का? तो ये सारी चीज़ें आती हैं पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीनों संगम जो साउथ में हुए थे। उसके बाद आपका गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाता है, तो श्रीगुप्ता इसका संस्थापक था, लेकिन जो एक्चुअल में इसका फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। पहले श्रीगुप्ता आया, श्रीगुप्ता के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। तो जो रियल फाउंडर माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस सिचुएशन। और देखो गुप्त पीरियड ना कभी भी युद्ध वगैरह के लिए नहीं जाना जाता है, गुप्त पीरियड जाना जाता है अपने आर्ट और कल्चर के लिए। ठीक है, आर्ट और लिटरेचर के लिए। तो इसका ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से लेखक ने कौन सी किताब लिखी। जैसे एक किताब थी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ठीक है, तो ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। ऐसे ही इसी समय आर्यभट्ट हुए थे,
है ना। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत दिए, और भी कई सारे धन्वंतरी हुए, उन्होंने अपने सिद्धांत दिए चिकित्सा के ऊपर। तो कई सारे इंडिया के जो कालिदास हुए वो भी इसी समय पे हुए थे, है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। आर्ट और लिटरेचर गुप्त पीरियड की बहुत पूछी जाती है। गुप्तोत्तर काल के अंदर देखो, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं ये, इसमें आप पुष्यभूति पढ़ लेना। पुष्यभूति वर्धन वंश को कहते हैं, जिसमें आपका हर्षवर्धन आ जाएगा, ठीक है। एक आप गौड़ वंश के संस्थापक पढ़ लेना, और लास्ट रूलर पढ़ लेना, और इनकी राजधानी क्या थी ये पढ़ लेना। उसके बाद पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों को आप पढ़ लेना। मतलब इनके किसी के साथ अगर कोई युद्ध हुआ है तो उसे पढ़ना है। अगर इन्होंने किसी क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया तो उसे याद करना है। इनका संस्थापक कौन था और इनका लास्ट रूलर कौन था, यानी लास्ट में राजा कौन था, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा पढ़नी है। यानी ये जो गुप्तोत्तर काल है ना, जिसमें आपके मौखरी वंश, वर्धन वंश, अब खास करके तो वर्धन वंश का ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसके समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और सांस्कृतिक दशा कैसी थी। उसके बाद देखो, ये मंदिर की वास्तुकला पढ़ लेना, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं इसे डालूंगा, क्योंकि देखो 3 तरीके के मंदिर होते हैं। मतलब जो टेम्पल आर्किटेक्चर ही होती है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है नागर शैली, दूसरी होती है द्रविड़ शैली, तीसरी होती है बेसर शैली। ये जो नगाड़ा शैली होती है ये अपने नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, और बेसर शैली जो है वो विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा रिवर के बीच में पाई जाती है। आपका ये मध्य प्रदेश के साउदर्न हिस्से में, और आपका ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर आपकी ये बेसर शैली मिलेगी, है ना। तो कौन सा मंदिर किस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, किसने बनवाया वो मंदिर, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसका ना एक लिस्ट है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी ना हिस्ट्री की, अब ऐसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, सारी पढ़ाने बैठ जाऊँगा ना तो 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे और NCERT पूरा नहीं होगा अपना, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा छोटी छोटी वीडियोज़ बना के। तो मंदिर आपको पता चल गया, मंदिर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद देखो, ये कुछ वंश हैं, इसे मैं सस्ती हिस्ट्री कहता हूँ, मतलब थोड़ी सी सस्ती हिस्ट्री है, सारे नहीं पढ़ने इसमें आप गढ़वाल वंश पढ़ लेना। देखो इसी में जयचंद गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। दिल्ली का चौहान वंश, ये इसमें आ जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसके 2 युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ, और 1192 में 1191 वाला पृथ्वीराज तृतीय ने जीत लिया था, और ये इसमें हार गया था ये मोहम्मद गौरी से, क्योंकि जयचंद ने गद्दारी कर दी थी, ठीक है। ये पढ़ लेना। उसके बाद गुजरात का चालुक्य पढ़ लेना, गुजरात का चालुक्य। इसमें बस एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जब भीम द्वितीय का शासन था, भीम सेकंड, है ना, तो इसके समय में महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था गुजरात में, तो उसने जो टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, तो इसी के समय में लूटा था। और दूसरा एक फैक्ट ये है कि इसी वंश का एक शासक था, उसने मोहम्मद गौरी को हराया था, मतलब मोहम्मद गौरी के आक्रमण को विफल कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बंगाल का पाल शासन और सेन शासन, इसके संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी क्या थी, बस इतना पढ़ना है। उसके बाद आपको देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला पढ़ना है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इनके संस्थापक कौन है और इनके लास्ट रूलर कौन है। और एक आपने किताब का नाम सुना होगा राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है, और वो जो कल्हण ने पुस्तक लिखी राजतरंगिणी, उसमें इसी कश्मीर का इतिहास बताया गया है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो राजतरंगिणी थी वो किसके शासनकाल में लिखी गई, तो एक जय सिंह नाम के राजा थे, उनके शासनकाल में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर साउथ इंडिया में आपको 2-3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। देखो राष्ट्रकूट तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो राष्ट्रकूट आप पढ़ लोगे। इसमें चोल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनसे काफ़ी बार। कोलुत्तुंग एक राजा था इसी चोल वंश का। और चोल शासन की ये जो आपका कहते हैं ना नेवी, है ना, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, समुद्री जो इनकी सेना थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। और वाकाटक शासक के संस्थापक कौन था और इसका लास्ट रूलर कौन था, ये आप पढ़ लेना। और एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो देखो वाकाटक शासक का संस्थापक वो था, क्या कहते हैं,
विंध्य शक्ति। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, यानी गुप्त साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसने अपनी लड़की प्रभावती गुप्ता की शादी इसी वाकाटक शासकों में की थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपके फॉरेन इन्वेजन आ जाएंगे। एक मिनट, हाँ, ये आपके विदेशी आक्रमण आ जाएंगे, भारत पर अरब आक्रमण और भारत पर तुर्क आक्रमण। तो ये हुआ है 8th सेंचुरी में, यानी 712 AD में। एक मिनट, 712 AD, ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ है। और इसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो एक पुस्तक है चचनामा। अब वो किसने लिखी है इस बात का इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। तो चचनामा जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि भारत पे अरब आक्रमण हुआ, और सही बात है, मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ भी था। फिर भारत पर तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण के बारे में तो मैंने बताया कि इसमें 2 आक्रमणकारी सबसे मुख्य हैं। एक तो महमूद गजनबी, जिसने भारत की संपत्ति को लूटने के लिए इंडिया को 17 टाइम इन्वेड्स किया, 17 बार आक्रमण किया। और दूसरा था मोहम्मद गौरी, तो जिसने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। वैसे इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय लिखा हुआ है, चौहान नहीं लिखा है, तो मैं पृथ्वीराज तृतीय बोलूँगा। तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ 1191 में हार गया था। फिर जयचंद के साथ मिलके 1192 में, मतलब 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है, यानी अब गुलाम वंश आ जाएगा। जो उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली और लाहौर दे दिया था। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर मेडिवल इंडिया में आपको बताऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।